तो आप सभी को सुपर सेवन आर्ट्स क्लासेज में स्वागत है। और अर्थशास्त्र के पाठ 1 क्लास 10th यानी कि इकोनॉमिक्स, ठीक ना। इकोनॉमिक्स का हम लोग पाठ 1 का ऑब्जेक्टिव एक बार कराए थे, पर उसको अपलोड करते समय आवाज़ के प्रॉब्लम के कारण वो नहीं हो सका, तो फिर से इस बार करा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स पाठ 1 सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न और वीवीआई प्रश्न हैं। और आज मैं आप लोग को इसके साथ मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी, लघुत्तरीय प्रश्न भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी, कृषि क्षेत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग का प्रश्न नंबर 2, कहता है निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन है आपका अमेरिका, रूस, भारत, इनमें कोई नहीं। यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसमें हम लोग का आंसर जो होगा मिश्रित, इनमें से क्या पूछा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ऑप्शन होगा आपका सी, भारत। अगला प्रश्न 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950 को, 15 दिसंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका राइट होगा 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन ए। उसके बाद 4 में अगला प्रश्न 4 है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो ऑप्शन है पहला अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका क्या, विकसित, है ना। यानी कि जिस देश की, है ना, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह कथी कहलाता है, विकसित। अगला 5 में है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन है पहला पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो हम लोग तो जानते हैं पिछड़ा राज्य में गिनती होता है बिहार। अगला प्रश्न है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो ऑप्शन है SIDBI, SEBI, RBI या स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका 6 नंबर का आंसर सही होगा SEBI यानी सेबी, ठीक। अगला प्रश्न है 7, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ऑप्शन 7 में ऑप्शन होगा 7 का ऑप्शन बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, गोवा का। तो आपका आंसर होगा बिहार का। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 में, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग कहा, ठीक ना, याद रखिएगा नीति आयोग। तो जनवरी 1950 को, जनवरी 1951 को, या जनवरी 2015 को, या जनवरी 2016 को। तो आपका सही आंसर होगा सी, जनवरी 2015 को। ध्यान रखिएगा, यानी इस नीति आयोग की पहले नाम था, नीति आयोग के पहले नाम था योजना आयोग। इसको 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिए। योजना आयोग के नाम बदलकर नीति आयोग कर दिए। ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग का कार्यकाल जो होता था, योजना आयोग का कार्यकाल होता था 5 वर्षों का। अब नीति आयोग का कार्यकाल जो है, नीति आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके पर पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। उसके बाद अगर पूछ दे कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे या योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी, ठीक, नरेंद्र मोदी। और फिर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है, भारत। उसके बाद है योजना आयोग के सदस्य की संख्या होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होता है। उसके बाद है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो हम लोग के बिहार में क्या है, कृषि जीवन यापन का मुख्य साधन है। उसके बाद है देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। उसके बाद 13 में भारत के पड़ोसी देशों में
किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है या ज़्यादा? कुछ 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, अधिक है। क्या है? सबसे अधिक है। तो ऑप्शन आपका सही होगा सी, श्रीलंका। ठीक। अगला प्रश्न है 14 में, आपका 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक। या नीति आयोग कहे फिर भी क्या होगा? प्रधानमंत्री। अगला 15 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कथी? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें कोई नहीं? तो आप लोग का 15 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। ठीक ना, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन, 1 मिनट, एक ऑप्शन उधर चला गया, जापान। ऑप्शन है जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो पूछा क्या? समाजवादी विचारधारा को अपनाने वाले कौन थे? तो आपके 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी, यानी कि रूस। उसके बाद अगला प्रश्न है 17 में कि समयक विकास प्रक्रिया संबंधित है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब संबंधित है ऐसा किस कहा गया? तो ऑप्शन आप लोग का होगा उच्च वर्ग से, ठीक, निम्न वर्ग से। अच्छा, आप लोग का एक आंसर गायब है। चलिए, इसका तो आप लोग का एक ऑप्शन गायब है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी वर्ग से, मतलब उच्च वर्ग से भी और निम्न वर्ग से भी, मतलब सभी वर्ग से इसका हो जाएगा, यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से भी। ठीक ना। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 में कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ऐसा किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 के अर्थशास्त्री कुंजेट ने कहा था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 19 में कहता है क्या कि किस क्षेत्र की द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, ठीक, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, या इनमें कोई नहीं? तो कथी कहा? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को। अगला प्रश्न है आप लोग का 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा 2007 से 12। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 में कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो इनमें हो जाएगा भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, दिन में, यानी कि इन सभी संसाधनों से हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? या गठन हुआ था तो 1951 में, 1954 में, 1956 में। एक ऑप्शन इसका शायद उस साइड, हाँ, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर यही बी, 1952 में। उसके बाद 24 में 24 प्रश्न क्या कहता है? किस अर्थव्यवस्था के, ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार कहलाता है? किस अर्थव्यवस्था में? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहलाता है। अगला प्रश्न है आप लोग का भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। अगला प्रश्न है आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है? तो आर्थिक संरचना के पूर्ण प्रमुख अंग जो है, ठीक ना, आप लोग का 26 का आंसर हो जाएगा यातायात एवं संचार। ठीक। अगला प्रश्न है 27 में कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकापार्जन करना, मनोरंजन करना, ये भी दोनों, इनमें कोई नहीं? तो आप लोगों का 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी जीविकापार्जन करना। जीविकापार्जन मतलब जीवन यापन के लिए, पेट भरने के लिए रोजगार का मिलना। उसके बाद है 28 में पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो पशुपालन मत्स्य पालन जो है प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, ठीक ना। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है 29 में निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है?
तो सामाजिक संरचना का अंग अगर पूछे तो हम लोग को क्या होगा, ऑप्शन है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, उपयुक्त में सभी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 30, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो 30 का आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि प्रति व्यक्ति है, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, और इनमें से इसका सही आंसर सभी होगा। अगला प्रश्न 31 में, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। कृषि, खनन और पशुपालन, इन सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 में, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कथी होता है, निजी लाभ नहीं, सामाजिक कल्याण हाँ, मूल्य तंत्र, संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं, यानी कि 32 का आपका सही आंसर होगा सी, सामाजिक कल्याण। सामाजिक अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज के कल्याण को देखा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 33 में कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, या इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा आर्थिक वृद्धि। ठीक, आर्थिक वृद्धि, विकसित देशों के लिए हम लोग आर्थिक वृद्धि का प्रयोग करते हैं। 33। उसके बाद अगला 34 नंबर प्रश्न, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य कारण है। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन कृषि पर अत्यधिक मतलब जनभार या निर्भर, सी में बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी में इनमें सभी हो जाएगा। बिहार पिछड़ेपन का कारण है जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज है, कृषि पर मतलब बहुत ज़्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर है और कृषि हमारे पुराने तौर तरीके से ही अपनाए जा रहे हैं। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, बिहार के ऊपरी भाग कभी क्या होता है बाढ़ से ग्रसित रहता है, नीचा पूरा सुखाड़ से ग्रसित रहता है। तो ये सब जनसंख्या मतलब गरीबी का क्या है कारण है। अगला है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। तो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उचित सूचकांक जो है आपका प्रति व्यक्ति आय होगा। क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है 36 में कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो याद रखना आंसर आपका 36 का होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद है अगला प्रश्न अगला प्रश्न 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण किसका है, अमेरिका के, श्रीलंका के, भारत के या इंडोनेशिया के। तो आपका सही प्रश्न मतलब सही आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी अमेरिका। उसके बाद है 38 नंबर, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना आपका हुआ 1983 में। उसके बाद है आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। तो 39 का आपका सही आंसर होगा दीर्घकाल से। ठीक ना, आर्थिक समृद्धि का संबंध है तो दीर्घकाल से। उसके बाद 40 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारण कौन है। तो आपका सही आंसर होगा बी, सामाजिक संस्था। कथी होगा, सामाजिक संस्था। 41 में जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक है, जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी कि इनमें सभी, जीवन प्रत्याशा, जीवन शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। उसके बाद है आर्थिक विकास से संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास से संबंधित है। तो आपका सही आंसर होगा परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी ए बी दोनों आपका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद 43 है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो आपका सही प्रश्न का आंसर होगा सी, मतलब प्रश्न का सही आंसर होगा सी, अधिकतम लाभ अर्जन करना, अधिकतम लाभ अर्जन करना। उसके बाद है 44 का आपका राइट प्रश्न होगा भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हम बताए थे अभी कुछ देर पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है आप लोगों का 45 होगा, निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो 45 का आपका राइट आंसर होगा ए, कथी, वित्त। उसके बाद है 46 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है।
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ध्यान रखना कौन चीज़ हो जाएगा, 46 का आपका आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है 47वां, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का मतलब रख रखाव, बांध का रख रखाव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 47 का राइट आंसर होगा बी, डेयरी विकास। क्या होगा? डेयरी विकास। अगला प्रश्न है ब्रीडलैंड, ठीक ना, ब्रीटलैंड आयोग संबंधित है, ठीक ना। तो आपका 48 का आंसर होगा राइट सी, सतत विकास, ठीक ना। ब्रीटलैंड आयोग का मतलब संबंधित है तो सतत विकास से। 49 में है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुई? तो आंसर आपका 49 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब आपके ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है ये 50, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग क्या होगा? शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा, ठीक। तो आपका इस प्रकार टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। आपके जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सभी मैंने कराया, और तो आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कोशिश करेंगे कि हम हमेशा आपके वीडियो डालते रहें, और बहुत ही जल्दी टाइपिंग चल रहा है तो बहुत ही जल्दी आप सभी को ऑब्जेक्टिव्स सभी चैप्टर का और सब्जेक्टिव सब प्रश्न मिल जाएगा। और तो इस प्रकार ये पाठ आपका पाठ 1 का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? द एंड, ठीक, द एंड आपका हुआ। और अभी जस्ट हम आप लोग को बस लघुत्तरीय प्रश्न कराते हैं। तो आया पाठ 1 का लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 1 मतलब है प्रश्न पाठ 1 है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस संदर्भ में हम सिर्फ आज 2 नंबरी क्वेश्चन सब जो होता है हम देखेंगे, उसके बाद 5 नंबरी दीर्घोत्तरीय लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हम अगले दिन इसका वीडियो हम बना देंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग का, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो लिखेंगे हम उत्तर में, अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। मतलब अर्थशास्त्री ब्राउन जो थे उनका मतलब उनके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक कथी है? प्रणाली है, अर्जन की एक प्रणाली है। संक्षेपण में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब आजीविका अर्जन का मतलब हो गया अपने जीवन चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए जो कार्य करते हैं कथी होगा? आजीविका। उसके बाद है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो आंसर होगा हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 3, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? तो आंसर होगा, उत्तर होगा, आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं का मतलब क्रियाओं में प्रयोग करना कथी कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक, उसके बाद है अगला चौथा प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा वस्तु विनिमय, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक ना, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है, मतलब कहलाता है। अगला प्रश्न है मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा मुद्रा से वस्तुएं एवं सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। ठीक, मुद्रा से यानी कि पैसा से हम कोई वस्तुओं का जो विनिमय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये सब प्रश्न वीवीआई है, एटीएम। ठीक ना, एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा कि एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ठीक ना, एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है कि ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय 24 पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में किसी भी एटीएम मशीन से निकाला जा सकता है। यानी कि एटीएम से हम लोग किसी समय यानी कि 24 घंटा में किसी भी समय किसी भी एटीएम से पैसे एटीएम से निकाल सकते हैं। एटीएम का याद रखिएगा पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वचालित मशीन। ठीक, उसके बाद है साथ में कि डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? डेबिट कार्ड किसे कहते हैं? तो आंसर होगा
डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में अपनी जमा राशि को निकाल सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? एटीएम कार्ड कहते हैं। ठीक ना, इसे हम क्या है? एटीएम कार्ड भी कहते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न अब आता है 8 नंबर, क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? ठीक, क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? तो लिखेंगे क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में एक सीमा तक पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकता है। पुनः यह राशि बैंक को वापसी भी करनी पड़ती है। यह कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, कुछ ठीक ना चुनिंदे ग्राहकों को ही दिया जाता है जिसकी आय अच्छी होती है। तो हम क्या कहते हैं? इसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यानी कहा कि क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है। इस कार्ड के सहारे ठीक ना, इस कार्ड के माध्यम से हम ऋण के रूप में एक सीमा तक पैसा अथवा वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमको हमारे कार्ड के जो लिमिट होता है, जो सीमा होता है, उसकी सीमा के अंदर हम उस वस्तु की हम क्या करते हैं? खरीदारी कर सकते हैं या हम ऋण ले सकते हैं। पुनः यह राशि बैंक की वापस भी करनी होती पड़ती है। यह कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ चुनिंदे मतलब कुछ चुने हुए मतलब कुछ अच्छे चुने लोगों को यह ग्राहक को क्या करते हैं? दिया जाता है जिसकी आय क्या होती है? अच्छी होती है। उसके बाद है अगला प्रश्न 9 में कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? ठीक, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि किसी देश में एक वर्ष के अवधि में उत्पादित वस्तु मतलब साल भर के उत्पादित वस्तु के सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? अगला है उत्तर होगा राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे वह कथी होता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी कि इसका हम लोग का सूत्र भी होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय, ठीक ना, बटा देश की जनसंख्या। ठीक ना, राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या। ठीक, तो ये फॉर्मूला था। उसके बाद अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसे विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनके मतलब स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जो है क्या करता है? मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है यह संयुक्त राष्ट्र के विकास के कार्यक्रम पर करता है, यानी कि यूएनडीपी ठीक ना के द्वारा की जारी मतलब इसको जारी किया जाता है। ठीक, जिससे विभिन्न देश के तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। चलिए अब अगला प्रश्न है आप लोग का 12 नंबर, थोड़ा मैं कर लेते हैं ना। चलिए अगला है कि नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं? नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा कि नरेगा रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, मतलब न्यूनतम मजदूरी मतलब मजदूर को काम करने के लिए रुपया उसमें क्या है? फिक्स है। अगला है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा कि सतत विकास एक विकास का शाब्दिक अर्थ है, ठीक ना। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके तथा ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, ठीक ना। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि सतत विकास से, ठीक ना, जो जारी ही नहीं बल्कि टिकाऊ बना रह सके, एक इसके ऊपर काम किया जाता है। सतत विकास में केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि सभी पीढ़ी को विकास की ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न 14 में कि समावेशी विकास किसे कहते हैं? समावेशी विकास किसे कहते हैं? तो आंसर होगा
आंसर होगा आर्थिक विकास की जिस पद्धति से, ठीक ना, आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता है हो जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को हम समावेशी विकास कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, मिश्रण है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन एवं स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है, मतलब हमारा भारत समाजवादी और पूंजीवादी पर दोनों पर ध्यान देता है। तो आप लोग का ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हुआ, सॉरी लघुत्तरीय 15 प्रश्न, और इसके बाद और भी कुछ 2 नंबरी प्रश्न है वो, और आपको लघुत्तरीय प्रश्न अगले दिन मिल जाएगी। तो आप सभी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम 10th मैथ का भी कुछ सलूशन यूट्यूब पर देखेंगे, ठीक ना, आप लोग को कि मिल सके। तो आप सब मेहनत करते रहें और मेहनत में कोई कमी नहीं कीजिए। चलिए, आप सबको टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करा के चलते हैं। तो आप सभी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।